नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दृढ़ता पर। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर आप सभी लोग की करंट अफेयर्स क्लासेस चलाई जा रही हैं, जो आप सभी लोगों के लिए पीएससी परीक्षाओं को ध्यान में रख के जो यहाँ पर ये क्लासेस चलाई जा रही हैं। साथ ही साथ जो ये क्लासेस चलाई जा रही है, अगर किसी भी राज्य से, जी हाँ दोस्तों, अगर आप किसी भी राज्य से यहाँ पर हैं, अगर आप वहां पर जो है हिंदी भाषा के जरिए अगर आपका एग्जाम कराया जाता है तो ये क्लासेस देख सकते हैं। और जो यहाँ पढ़ाया जा रहा है, आप भारत के किसी भी राज्य से, केरला से लेकर के जम्मू कश्मीर तक किसी भी राज्य से अगर आप संबंध रखते तो पढ़ सकते, तो उसके लिए आपको हिंदी समझ में आनी चाहिए, क्योंकि प्रश्न तो यही मिलना है, ये मैं कह सकता हूं। ठीक है, आपको पता है जैसे यहाँ पर जितने राज्य देख रहे हैं, इन सारे राज्यों के या अन्य राज्यों के भी संबंध में आप जो एग्जाम अगर देने जा रहे हैं तो वहां पर बहुत ही ज्यादा आपके ये हेल्पफुल होने वाले हैं। साथ ही साथ जो यहाँ पर आरओ का एग्जाम जो 11 फरवरी को प्रस्तावित है यूपी में, और आपके उत्तराखंड में भी आरओ के एग्जाम जो होने वाले हैं, तो वहां के लिए भी जो क्लासेज है बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए, मैं हिंदी की क्लासेज भी लेकर के आ रहा हूं, जो आरओ स्पेशल है, वो इस क्लास के अंतिम में आप देखेंगे कि उसको मैं आपके रहेगा भी, जो आप देख सकते हैं। साथ ही साथ रीजनिंग की क्लासेज भी आप लोग देखेंगे, जो यहाँ पर आप लोग के लिए पूछी जाती है, उसकी भी क्लासेज आप देखने को पाएंगे। ठीक है, तो चलिए समय ना गवाते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर जरूर सब्सक्राइब करें। हाँ, क्लास अगर अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दिया करें। ठीक है, चलिए क्लास को शुरू करते हैं और पढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। जी भैया, चलिए यहां पर पहला प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। हाँ चलिए, यहां पर पहला प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है कि भारत ने किस देश के साथ आईआईटी दिल्ली का कैंपस उस देश में खोलने के लिए एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है, एमओयू का फुल फॉर्म। ये बेसिकली एमओयू क्या होता है? एमओयू होता है कि इसमें जो दो व्यक्ति एक साइन करते हैं, उसमें आपसी समझ, आपसी समझौते होते हैं कि हम इस आधार पर ये करेंगे, उसके लिए ये एमओयू नाम दिया गया। ठीक है, तो बताइए यहां पर जो साइन किया गया, भारत कौन से देश में जो है यहां पर खोलेगा? ठीक है, चलिए जवाब दीजिए, आपके हिसाब से इसका सही जवाब क्या होगा, बताइए। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया? जी भैया, यूएई। जितने लोगों ने यहां पर क्या यूएई जवाब दिया है वो सही कर ले, आपको ऐसे ही देखने मिलेगा। देखिए, भारत जो ये आईआईटी दिल्ली का कैंपस खोल रहा है ना, ये भारत यूएई में पहला देश नहीं। यूएई तंजानिया के बाद दूसरा देश है। तंजानिया के बाद जो यहां पर दूसरा देश है जहां पर जो है भारत अपना जो है कैंपस खोल रहा है। आगे पढ़ते हैं। यूएई ने सेपा, कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, भारत के साथ साइन किया, और भारत प्रथम देश बन गया है जिसके साथ यूएई ने यह एग्रीमेंट साइन किया है। कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट बेसिकली क्या है? यह व्यापार से संबंधित, इससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके प्रदेश के पीसीएस एग्जाम्स में इससे ज्यादा नहीं पूछा जाता। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट। और दोनों देशों ने व्यापार के लिए एक दूसरे की मुद्रा का प्रयोग करने की भी अनुमति दे दी है। जी भैया, जैसे आपको पता हमारे यहाँ रुपया चलता है, उनके यहाँ जो चलता है, तो उन दोनों के जो है रुपए के आदान प्रदान, मतलब उसमें व्यापार करने की भी सहमति इन्होंने जता दी है। और भारत का जैसे आप यूपीआई जानते हैं, वैसे यूएई का क्या पीपीआई होता है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि पीपीआई किस देश से संबंधित है, तो यूएई से संबंधित है, क्योंकि ये न्यूज में बना हुआ है, तो आपको जानने की जरूरत है। और साथ ही साथ जैसे आपके यहाँ रुपए कार्ड होता है, वैसे इनके यहाँ पे क्या यूएई होता है, यूएई स्विच कार्ड होता है। ठीक है, वैसे उनके से अपने यहाँ का रुपए कार्ड होता है, वैसे इनका यूएई स्विच होता है। इन दोनों को भी क्या मतलब इन दोनों को भी एक दूसरे के साथ जोड़ने की प्रक्रिया चल रही है, जिससे व्यापार, और अगर आप वहां पर टूरिस्ट के जरिए जा रहे हैं, काफी सहूलियत मिलती है। अगर टूरिस्ट भी, अगर देखिए आपके देश का मुद्रा दूसरे देश में चलता है, तो सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि आप एज ए टूरिस्ट अगर जाते हैं तो आपको डॉलर खोजने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप अपने जो है, जैसे आप अगर यूपीआई वहां एक्सेप्टेबल है तो और अच्छी बात हो गई, अगर रुपए कार्ड एक्सेप्टेबल तो और अच्छी बात होगी कि हमें मुद्रा नहीं सोचना, बस हमें जाना है, जेब में पैसे होने चाहिए, इतना सोचना है। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न यहां पर कि भारत ने बिम्स्टेक के प्रथम विदेश मंत्रालयों की बैठक, ठीक है, प्रथम विदेश मंत्रालयों की बैठक हिस्सा लिया जो आयोजित किया गया। मतलब भारत भी इस बिम्स्टेक में जो है, यहां पर बिम्स्टेक जो समूह है उसमें जो है ये पार्टिसिपेट किया है। तो पूछ रहा है कि इसका मंत्रालय कहां पर है, आप लोग को जवाब देना है। तो चलिए भैया, समय ना गवाते हुए जवाब दीजिए। बहुत ही आसान सा प्रश्न। जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब किया, जवाब देने से पहले और जानने से पहले लाइक जरूर कर दो गुरु, बहुत जबरदस्त क्लास आप लोग को देखने को मिलने वाली है। तो जितने लोगों ने यहां पर क्या थाईलैंड के बैंकॉक जवाब दिया है, जी भैया बैंकॉक में ये आयोजित किया गया।
आप देखिए, मुझे मेरे ख्याल से मुझे रिटर्न जाने की जरूरत तो नहीं पड़नी चाहिए। बैंकॉक यानी कि बी, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि बी होगा क्या होगा, लेकिन मेरे ख्याल से मुझे पीछे जाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि वो प्रश्न है, उत्तर यहाँ है। देखिए, आपको पता है जब बिम्स्टेक का उद्घाटन, मतलब बिम्स्टेक की जो स्थापना हुई थी, उसमें जो है बैंकॉक डिक्लेरेशन आया था, उसके बाद बिम्स्टेक की स्थापना हुई थी। इसका सेक्रेटेरिएट जो है ढाका में, कहां पर है? ढाका में है। और आपको पता है जो विश्व का 1/4 यानी कि विश्व का, पूरे वर्ल्ड का 1/4 जो प्रोडक्ट है वो आपके बे ऑफ बंगाल के जरिए ही होकर के जाता है। बे ऑफ बंगाल क्या है? आप देख रहे हैं जो आपका पूर्वी हिस्सा है, पूर्वी हिस्सा में आपका बे ऑफ बंगाल, इधर आपका अरेबियन सी है भारत के। तो जो आपका देखते हैं जो व्यापार के जरिए आप देखेंगे तो बंगाल की खाड़ी से होकर के ये गुजरता है। और बंगाल का देखिए बिम्स्टेक में सदस्य कौन कौन से है? बांग्लादेश, श्रीलंका, भारत, थाईलैंड, नेपाल, भूटान, म्यांमार, ये सारे देश आप देखेंगे तो बंगाल की खाड़ी से संबंधित है। इनका व्यापार कहीं ना कहीं बंगाल की खाड़ी के जरिए ही होता है, या उनकी सीमा बंगाल की खाड़ी के जरिए ही लगती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहां पर, और ओकरने आइलैंड, ठीक है, ओकरने आइलैंड ने निम्न में से किस देश से अपने आप को अलग करने का फैसला किया? देखिए, ओकरने आइलैंड अगर आप देखेंगे, चलिए मैं आपको मैप के जरिए बताऊंगा, मैप के जरिए तो मैं आपको बताऊंगा। चलिए आप लोग जवाब दीजिए, बाकी मैं तो बताता ही हूं, मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। वो चित्र शायद मेरे ख्याल से यहां पर मैंने इंक्लूड नहीं किया। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन मैं समझाने की पूरी कोशिश से आप आसानी समझ गए। अब देखिए, ये आइलैंड आपसे पूछ लेगा तो आप लोग परेशान मत होइए, ठीक है। ओकरने आइलैंड अगर आपसे प्रश्न पूछता है कि क्या है भैया, तो ओकरने आइलैंड के बारे में आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो ओकरने आइलैंड के बारे में आप लोगों से पूछ रहा है, चलिए जवाब दीजिए क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब दिया है तो देख लीजिए, इसने खुद को यूके, यूके क्या है? यूनाइटेड किंगडम। अब आप देखिए सीमा को समझिएगा, देखिए मुझे तो पता है, आप समझने का प्रयास करिएगा। आप जैसे यहां पर नॉर्थ सी देखते हैं, मैप आप खोलेगा, आप मैप को समझिए, नॉर्थ सी देख रहे हैं, नॉर्थ सी से वहां पर देखिए क्या होता है, आपको जो यूनाइटेड किंगडम देखने को मिलता है। यूनाइटेड किंगडम में क्या क्या है? आपका इंग्लैंड है, स्कॉटलैंड है, ठीक है, उसके बाद आपका आयरलैंड है, ठीक है, ये सारे कंट्रीज है। जो आपका स्कॉटलैंड जो आपके सबसे ऊपरी हिस्से में देखने को मिलता है, यहां पर आपका इंग्लैंड होता है, इंग्लैंड के ऊपर आपका क्या? स्कॉटलैंड देखने को मिलता है, ठीक है, यहीं पर स्कॉटलैंड देखने को मिलता है। और यहीं के पास, इसी स्कॉटलैंड के पास आपका यहां पर क्या? वो आइलैंड स्थित है, ठीक है, आर्क आइलैंड स्थित है। और इनको देखोगे तो यहां पर ये जो है नॉर्वे, जो यहाँ पर नॉर्वे और क्या कहते हैं अन्य देश हैं जो नॉर्वेजियन कंट्री कहते हैं, उनसे जो है इनकी दूरी है, ये सटे किसी से नहीं है, ये ना इससे सटे हैं स्थल मार्ग से, ना इससे, ये समुद्र के बीच में, तभी तो ये आइलैंड है। अगर सटे होते तो आइलैंड कैसे होते? तब तो नहीं होते ना। तो बस इतना समझ लीजिए, आप अगर मैप में खोल के देख लेंगे तो आप लोग को और भी अच्छे समझ में आ जाएगा। थोड़ी सी मेरी यहां पर है, देखिए ये 70 आइलैंड का समूह है, जिनमें से केवल 20 ही हैं जहां आप निवास कर सकते हैं। और इसमें से 4 ऐसे स्थल है इसी आइलैंड में से जिसे यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो है जगह दी गई है। आप उसका नाम अगर जानना चाहें तो पहला है क्या? स्कारा ब्रे, ठीक है, दूसरा क्या है? रिंग ऑफ ब्रॉडगर, क्या है? रिंग ऑफ ब्रॉडगर। तीसरा क्या है? स्टैंडिंग स्टोन ऑफ स्टेस्टेन, ठीक है, स्टेनिज, सॉरी माफ करिएगा, स्टैंडिंग स्टोन ऑफ स्टेनिज। और आखिरी है मैसेबो चैम्बर्ड कॉम्ब, ठीक है, ये 4 जो है वहां पर स्थित है। और ये आइलैंड के बारे में आप देखेंगे तो इसने अपने आप को अलग करके नॉर्वे का स्वतंत्र शासन जो है स्थापित किया इसने, ठीक है, मतलब इसने यूके से हटके नॉर्वे के अंतर्गत चला गया। क्योंकि नॉर्वे और इधर आप नॉर्वेजियन कंट्री में जाएंगे ना तो वहां पता है क्या अच्छाई है? वहां पर ये अच्छाई है कि वो लोग थोड़े से बहुत ज्यादा फ्री और बहुत ज्यादा अलग टाइप से रहते हैं। वहां पर कॉन्फ्लिक्ट आपको बहुत सुनाई नहीं पड़ेगा। जैसे आपको यूके में, इंग्लैंड में काफी कुछ, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इधर आओगे तो अलग टाइप का आपको, लेकिन उसके ऊपर जाओगे वो बहुत ही चिल और बहुत ही मजे में जीते हैं। इसीलिए छोटे छोटे कंट्रीज उनके साथ जाना पसंद करते हैं। अगला प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा जारी जो दूसरा सेकंड राष्ट्रीय बहुस्तरीय गरीबी सूचकांक के संबंध में सत्य कथन है। मतलब ये सेकंड कह रहा है, जो यहां पर सेकंड है वो क्या है? राष्ट्रीय बहुस्तरीय मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ठीक है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में पूछ रहा, कौन सा कथन सत्य है बताइए। चलिए इसका जवाब दीजिए फटाफट, पूरी 4 पॉइंट पढ़िए, 4 पॉइंट पढ़ के बताइए इनमें से कौन सा कथन आपको सत्य लग रहा है, जवाब दीजिए। चलिए फटाफट पढ़ते रहिए आप लोग, पढ़िए। यहां पर अंतिम में क्या है? उत्तर प्रदेश में हुआ, ठीक है,
ये हुआ आप लोग को अगर दिख रहा है तो सब देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। चलिए जवाब दीजिए क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया, आइए जानते हैं क्या होगा इसका सही जवाब। इसका सही जवाब है बिहार, मेघालय, मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश। जी भैया, पहला पॉइंट यहां पर गलत हो जाता है, क्यों? क्योंकि यहां पर जो है सत्य कथन है। तो यहां पर अगर आप देखिए बिहार, तीसरा पॉइंट क्या था, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश कुल प्रभावित संख्या में से यहां पर मेघालय आप नहीं देख रहे, इसलिए ये पॉइंट आपका गलत हो जाता है, ठीक है। संख्या के हिसाब से सबसे ज्यादा कमी उत्तर प्रदेश में हुआ, तो आप ये देख रहे होंगे कि भैया उत्तर प्रदेश में सबसे तेजी से संख्यात्मक गिरावट दर्ज की गई। ये जो आपका आखिरी पॉइंट है वो देखिए उस चीज को कह रहा है, ठीक है। आप यहां पर देख सकते हैं कि सबसे तेज जो है ज्यादा कमी उत्तर प्रदेश में, लेकिन सबसे ज्यादा कमी क्या संख्यात्मक हुआ है, ठीक है। शहरों में आई कमी गांवों की तुलना में ज्यादा है, ठीक है। जो शहरों में कमी आई है वो गांव की तुलना में ज्यादा नहीं भैया, जो शहरों में कमी आई है वो गांव की तुलना में कम है, गांव में ज्यादा अच्छे से देखा गया। और इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और जीने के तरीकों को समान वरीयता नहीं भैया, इसमें तीनों को 1/3 जो है वरीयता दी जाती है, कि 1/3 शिक्षा को, 1/3 स्वास्थ्य को, 1/3 जीवन जीने के तरीका को। तो यहां पर इसका सही जवाब डी हो जाता है। और इसको आप इस स्लाइड में आप देख भी सकते हैं कि मैंने सारी चीजें लिखी हैं। और पॉवर्टी में सबसे कम पॉवर्टी आपके केरल में देखी गई है, वहीं यूपी में जो है एब्सोल्यूट टर्म्स पे सबसे जो है तेज गिरावट देखने को मिली है। और बिहार ऐसा निकल के आया है जिनमें गिरावट अभी जो है अच्छी से देखी जा रही है, ठीक है। तो ये दोनों चीजों को आप समझिएगा, बिहार और यूपी में बहुत ही थोड़ा अंतर है, ठीक है। मतलब यूपी में जनसंख्यात्मक तौर पर है और बिहार में एब्सोल्यूट टर्म्स पर है, ठीक है। समझिएगा दोनों चीजों के अंतर को, कंफ्यूज मत होइएगा अगर आपसे इससे संबंधित प्रश्न है। बाकी सबसे तेजी के मामले में बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, ये 5 राज्य आपके दिमाग में होने चाहिए, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और यहां पर जो वो वाला पॉइंट था बिहार, मेघालय, मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश, ये अलग है, ठीक है। देखिए दोनों चीजों को अच्छे समझिएगा, यहां अगर आप कंफ्यूज मत होइए, इसीलिए मैं थोड़ा सा इस प्रश्न में समय दे रहा हूं, क्योंकि वो भी बहुत लंबा था, उसे समझना था। अगर आप इस स्लाइड को और उस क्वेश्चंस को अगर आप समझ लेते तो इससे बाहर आपका प्रश्न आ ही नहीं सकता। इसलिए मैंने इन दोनों स्लाइड्स के जरिए आपको बहुत चीजें मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में आपको बता दिया। बस उसके लिए दोनों चीजों को पढ़ना है, समझना है, और कोई भी कंफ्यूजन बस मिनी नोट्स जरूर बना लो, इस क्लासेस का मिनी नोट्स बना लो, बहुत काम आएगा। जो छठवां जीएसटी दिवस आपका मनाया गया 2023 में, उसका थीम क्या है माय डियर, उसका थीम क्या रखा गया, आपसे पूछ रहा, बताइए। जो छठवां जीएसटी दिवस मनाया गया उसका थीम क्या था, बताइए। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, मतलब ऐसे क्वेश्चन तो पूछ लेता है, थीम तो पूछता है हर स्टेट पीसीएस, मैंने देखा थीम बहुत अक्सर पूछ लेते हैं। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया, जी हाँ दोस्तों, जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, क्या जीएसटी @ सरलीकृत कर समग्र विश्वास, क्या सरलीकृत कर समग्र विकास, मेरे विश्वास कह दिया शायद, तो ए इसका सही जवाब है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारत के कर के संबंध में सत्य कथन कौन सा है। यहां पर 3 कथन दिए गए माय डियर, बताइए सत्य कथन कौन सा आपको लग रहा है। कि उत्तर 2023 में कर का कुल घरेलू उत्पादन में हिस्सेदारी 11.1% है, यह हिस्सेदारी अन्य उभरते देशों की तुलना में ज्यादा है। और तीसरा पॉइंट है बिहार में कुल जनसंख्या का महज 5.3% ही आयकर भरते। देखिए कर 2 प्रकार के, डायरेक्ट टैक्स होते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं। आयकर आपका डायरेक्ट टैक्स में आता है, इनकम टैक्स जो होता है। लेकिन अगर देखा जाए तो इंडिया में आपको पता है, आप इंडियन, पता नहीं आप लोगों ने शायद कहीं सुना होगा कि नहीं, बट ये रियलिटी है, आप एज ए इंडियन 40% तक टैक्स भरते हैं अपनी आय का। यानी कि आप अगर 100 रुपया कमाते हैं माय डियर, तो आप 40 रुपया टैक्स भर देते हैं, ठीक है। अब आप सोचिए, अगर आपको लग रहा है कि आप आयकर नहीं भरते हैं तो आप टैक्स नहीं भर रहे हैं, तो आप बेवकूफ हैं माय डियर। जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स, देखिए किसी भी, मैं एक छोटा सा लाइन यहां बोल रहा हूं फिर प्रश्न की तरफ बढ़ता हूं। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जब भी आप देखेंगे किसी भी देश में, वहां पर अगर गरीबी को हटाना है तो गवर्नमेंट क्या कोशिश करती है कि इनडायरेक्ट टैक्स को कम किया जाए। इनडायरेक्ट टैक्स को कम करके क्या होता है कि जो गरीब होते हैं उससे हम टैक्स कम लेते हैं, यानी कि उसके हाथ में हम रुपया रहने देते हैं। जो अमीर होते हैं उनसे इनकम टैक्स के जरिए हम रुपया लेते हैं, इससे क्या होता है वो रुपया लेकर के हम गरीब को देते हैं,
ठीक है, तो गरीब के पास क्या, एक तो इसका बच रहा है, ऊपर से हम उनसे लेके दे रहे हैं, तो इनके पास और आ रहा है, इससे ये क्या धीरे धीरे अमीर होगा। जो आपका अभी आप जो मनमोहन सिंह जी का जो फेज था उसमें आप देखिए होंगे, उस फेज में मिडिल इनकम जो लोगों की संख्या थी उसमें बढ़ोतरी हुई। तो उसका मेन कारण यही था कि उन्होंने इंसेंटिव्स काफी दिए और सब्सिडीज काफी दी, जो आजकल कम होती जा रही है। तो वो सबका रीजन ये था कि मिडिल इनकम जो है लोगों की संख्या में बढ़ोतरी हुई थी। ये रिपोर्ट्स हैं, ठीक है, आप पढ़िएगा कभी। हाँ, तो यहां पर इसका सही जवाब क्या होगा, आइए देखते हैं अगले स्लाइड में इसका सही जवाब क्या होगा। 11.1%, जी भैया, जिसमें से डायरेक्ट टैक्स जो है 6% है और इनडायरेक्ट टैक्स आपका 5.1%, कितना 5.1% है। उभरते देशों का औसत 21% है। तो यहां पर यह पॉइंट तो आपका गलत हो जाता है माय डियर, कि तुलना ज्यादा नहीं भैया, इंडिया में 11.1 है जबकि उभरते देशों में कितना 21% है, तो यह पॉइंट गलत हो गया। पहला क्या है, हिस्सेदारी 11 जी भैया, पहला तो आपका सही हो गया। तीसरा क्या कह रहा है, कुल जनसंख्या का मात्र 5.3% ही टैक्स भरते हैं, जी भैया ये पॉइंट सही हो गया। तो यानी इसका सही जवाब क्या हो जाएगा माय डियर, इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोगों के लिए 1 और 3, यानी क्या सी। जितने लोगों ने अगर सी जवाब दिया था वो सही कर ले, ठीक है, क्लियर, हर चीजों को समझ गए। थोड़ा टैक्स के बारे में आपको जानना चाहिए। मैं देखो बहुत से लोग ऐसी गलत गलत चीजें बोलते हैं, उन्हें लगता है कि आप इनकम टैक्स नहीं देते तो आप टैक्स ही नहीं देते। अरे यार, आप बहुत टैक्स देते हो इंडिया में। इंडिया में जितना आपसे टैक्स लिया जाता है ना उसके मुकाबले कुछ नहीं दिया जाता है, ठीक है। ये सब बहुत आगे की चीज है, कभी और जानना भी, क्लास खत्म करते हैं। माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2023 के में क्या बदलाव हुआ। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है इसे अगर आप सही कर लेते तो बहुत अच्छी बात होगी। बहुत कम लोग मुझे पता है इसका जवाब दे पाएंगे, लेकिन समझिएगा ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल जो है ये सब पॉइंट्स थोड़े से ऐसे हैं जो आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। चलिए बताइए, उत्खनन लाइसेंस की समय अवधि अधिकतम 5 साल तक हो सकते। आपको पता है इसमें बदलाव के बाद आपको लाइसेंस लेने की जरूरत होगी, ठीक है। इसमें कहा जा रहा है क्या वो अधिकतम 5 साल तक हो सकती है, क्या पॉइंट सही है, जो बदलाव हुआ उसमें क्या सही आपको देखना। अब परमाणु खनिज की, अब जो परमाणु खनिज एटॉमिक मिनरल्स उसकी जो पूरी सूची थी उसे पूरा ही जो है अब इस बिल के अंतर्गत, एक्ट के अंतर्गत उससे बाहर कर दिया, यानी कि अब उस पर कोई रूल रेगुलेशन की जरूरत नहीं होगी या उसके लिए अलग से रूल रेगुलेशन होगा। दूसरा पॉइंट देख रहा है। तीसरा कह रहा है इसमें एक नया पार्ट जोड़ा गया है जिसके कुछ खनिज उत्खनन का एकमात्र अधिकार केंद्र सरकार के पास होगा। यानी कि ये कह रहा है कि इसमें एक स्पेशली पार्ट जोड़ा गया जिसके अंतर्गत ये होगा कि स्पेशल अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास होगा, राज्य सरकारों का उसमें कोई भी योगदान नहीं होगा। आखिरी पॉइंट यहां पर पूछ रहा है कि खनिज की लाइसेंस और लीज केंद्र सरकार द्वारा दी जाती है, जबकि, ठीक है, राज्य सरकार की कोई भूमिका नहीं होती है। तो इनमें से बताइए सही क्या होगा। समझ गए, नहीं समझे तो आइए, वैसे मैं इसका जवाब बता देता हूं फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इसमें वरना हो जाए कंफ्यूजन। सी इसका सही जवाब है। अब आप ध्यान से देखिएगा पूरी अगली स्लाइड को। अगली स्लाइड कह रहा है कि उत्खनन लाइसेंस का ऑक्शन द्वारा प्रदान किया जाता है और इसकी अवधि जो है 5 साल की होती है। अवधि होगा, माफ करेगा, अवधि 5 साल होती है, लेकिन 2 साल इसे राज्य सरकार को अनुरोध करके बढ़ाया जा सकता है। इसे 2 साल के लिए जो है और एक्सटेंड किया जा सकेगा, लेकिन वो स्टेट गवर्नमेंट पर डिपेंड करेगा। इसमें परमाणु खनिज के 12 जो खनिज थे उसमें से 6 खनिजों को बाहर किया गया। पूरी सूची को नहीं बाहर किया गया, 12 खनिज थे जो परमाणु सूची के, उनमें से महज 6 खनिजों को उससे बाहर कर दिया गया है। अभी भी 6 खनिज ऐसे हैं जिन पर आपको जो है बहुत ही स्पेशल तरीके से आपको अप्रूवल लेने की जरूरत होगी और इसके अंतर्गत ही रहेंगे। तो 12 के 12 ही रहेंगे इस एक्ट के अंतर्गत, लेकिन क्या उसको लेकर रूल रेगुलेशन में बदलाव किए गए। एक नया पार्ट डी जोड़ा गया। जी भाई, जो मैंने नया पार्ट बोला उसका पार्ट डी नाम रखा गया है और उसकी कुछ खनिजों केवल केंद्र सरकार ही क्या कर सकेगी, लीज और लाइसेंस दे सकती है। ठीक है, लीज और लाइसेंस दे सकता है। अंतिम पॉइंट आप देखिएगा जिसमें मैंने कहा राज्य सरकार कोई भूमिका नहीं, तो समझिएगा केंद्र सरकार के द्वारा ऑक्शन करने के अलावा, ऑक्शन केंद्र सरकार कराएगा, लेकिन जो उसको लीज और लाइसेंस दिया जाएगा, ठीक है, लीज और लाइसेंस दिया जाएगा वो राज्य सरकार देगा। अब आप इस स्लाइड इस पॉइंट में कंफ्यूज मत होइएगा, यहां पर पार्ट डी को लेकर के बात की जा रही है, जबकि यहां पर ओवरऑल चीजों को लेकर के बात की जा रही है। यहां पार्ट डी एक स्पेशल पॉइंट है, लेकिन ये एक ओवरऑल पॉइंट है। ठीक है, इस चीज को समझिएगा, कंफ्यूज मत होइए। अगला प्रश्न, निम्न में से सत्य कथन है। चलो बताओ सत्य कथन कौन सा है माय डियर, जवाब दो। पिछले 2 प्रश्न बहुत ही खतरनाक रहे, क्यों?
अच्छे अच्छों को हवा नहीं लगेगी। कुछ लोग तो, कितने लोग तो स्किप कर देते होंगे ऐसी क्लास, फिर इसके बाद क्लास स्किप कर देते होंगे, कहते हैं क्या पढ़ा रहे, कुछ समझ नहीं आ रहा, सही नहीं हो रहा। सही नहीं हो रहा है तो पढ़ने से होगा, ठीक है। चलो, महाराष्ट्र में टमाटर की फसल पर सबसे ज्यादा असर खीरा और मोजेक विषाणु से होता है। कर्नाटक और दक्षिण भारत में टमाटर की फसल जो है टमाटर मोजेक विषाणु से प्रभावित होता है। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहां पर क्या सी जवाब दिया, जी हाँ, जितने लोगों ने यहां पर सी जवाब दिया है वो सही कर ले। आइए जानते हैं, देखिए दोनों सही है यहां पर किस प्रकार से। ये दोनों वायरस जो आप देख रहे हैं, खीरा मोजेक विषाणु और टमाटर मोजेक विषाणु, ये इतने खतरनाक तक होते हैं कि ये आपके पूरे फसल, यानी कि पूरी फसल को ये क्या कर सकते हैं, चट कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं, यानी कि कुछ फसल छोड़ेंगे ही नहीं। और आपको पता होना चाहिए जो आपका टमाटर होता है खरीफ और रबी दोनों फसल के अंतर्गत आता है, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र, महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र के संबंध में सत्य कथन क्या है, बताइए। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं क्योंकि ये स्टेट स्पेसिफिक पेपर्स जो आपके एग्जाम्स होते हैं उसमें ऐसे प्रश्न बहुत देखने को मिलेंगे आप लोगों को, कभी आप देखिएगा, ठीक है। चलिए, मुझे लगा क्या गिर गया। चलिए, इसका मुख्य उद्देश्य केवल महिलाओं को आर्थिक तरीके से जोड़ना है, या फिर कह रहा है यह एक छोटी बचत योजना है, इसमें 10% की जो है दर से ब्याज दिया जाएगा और इसमें अधिकतम 50,000 ही जमा कर सकते हैं। तो अभी जवाब जानना है, स्लाइड देखते हैं। चलो अभी बता देता हूं, यह एक छोटी बचत योजना है, ये पॉइंट ही सही है। आइए आगे स्लाइड के जरिए देखते हैं क्या पॉइंट सही है। देखिए पूरा ध्यान से पढ़िएगा, इसमें महिलाओं और बालिकाओं, केवल महिलाओं के लिए नहीं, यहां महिलाओं के साथ साथ ये बालिकाओं के लिए भी दिया जाएगा। और देखिए यह छोटी बचत योजना है जो आपका सही पॉइंट है। आज देखिए इसे जो है पोस्ट ऑफिस से या कोई भी अनुसूचित बैंक, अनुसूचित बैंक क्या होता है, जो सेकंड शेड्यूल के अंतर्गत आते हैं, खैर एक अलग चीज है, मैं आपको ऐसे बता दे रहा हूं। और इसमें देखिए क्या है, 31 मार्च 2025 से पहले जो करेंगे उन्हीं के लिए होगा इसकी। और ये जो आपका बचत प्रमाण पत्र होगा इसकी समय अवधि 2 साल ही होने वाली है और इसमें आपको 1 साल के बाद आप 40% पैसा निकाल सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके जरिए जानना चाहिए। इसमें 7.5% की दर से आपको क्या ब्याज दिया जाएगा और इसमें आप अधिकतम केवल 50,000 ही जमा कर सकते हैं और न्यूनतम भी जान लेना 1,000, मतलब 1,000 से लेके 20,000 के बीच में ही आपकी रेंज हो सकती है। और सबसे बड़ी चीज, अगर इससे जो आपकी इनकम हो रही है उस पर आप क्या इनकम टैक्स देना पड़ेगा। जी भैया, इससे अर्जित आय कर के दायरे में आते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये मत सोचना कि सरकार स्पेशली लाई है महिलाओं के लिए। तो बहुत लोग कहते हैं कि ये तो मतलब कुछ एक प्रोत्साहन के लिए है तो सरकार टैक्स छूट भी देगी क्योंकि इससे फायदा होगा। अरे यार, सरकार पागल नहीं है, आपको 7.5% का ब्याज क्यों दे रही है। 7.5% का ब्याज कहाँ मिल रहा है, आज बैंक में जाके देखो कहाँ मिल रहा है, नहीं मिल रहा ना, तो इसीलिए दे रही है कि तुम इधर से दूंगा उधर से ले लूंगा। चलो, प्रोजेक्ट वेब, प्रोजेक्ट वेब किस बैंक से जुड़ा हुआ है, जवाब दीजिए। प्रोजेक्ट वेब किस बैंक से जुड़ा हुआ है, जवाब दीजिए। तो यहां पे इसका सही जवाब क्या है, इंडियन बैंक। जी भैया, जितने लोगों ने यहां पर क्या इंडियन बैंक जवाब दिया, आइए जानते हैं। इसे इंडियन बैंक द्वारा शुरू किया गया। इसका फुल फॉर्म, वेब का फुल फॉर्म सुनिएगा क्या, वर्ल्ड ऑफ एडवांस वर्चुअल एक्सपीरियंस। क्या, वर्ल्ड ऑफ एडवांस वर्चुअल एक्सपीरियंस। देखिए इसका मोटिव है क्या, इसे राष्ट्रीय ई शासन सर्विस जो आपका है लिमिटेड, उसके साथ मिल करके, यानी कि इंडियन बैंक और नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड के साथ जो है मिल करके किया जा रहा है। इसमें क्या करने वाला है, जो है आपका बैंक की जो इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी सर्विस होती है, इसे ईबीजी कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी। बैंक जो गारंटी देती है, तो जो आपके कागज के तरीके से पहले लिखा पढ़ी करके दिया जाता था, अब क्या होगा कि अब जो है इलेक्ट्रॉनिक तरीके से दिया जाएगा, जिससे जो है पूरी प्रोसेस होती थी ये आसान हो जाएगी और क्या तेज गति से होगी, ट्रांसपेरेंसी होगी। जोड़ते चले जाओ, थोड़ा सा पढ़े लिखे हो तो उसके बाद इसके फायदे गिनाने लग जाओ। चलिए, नीति आयोग द्वारा जारी तीसरा निर्यात तैयारी सूचकांक, यानी कि क्या यहाँ पर थर्ड के बारे में पूछ रहा है, थर्ड निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 के संबंध में असत्य है। यहां पर माय डियर आपको असत्य बताना है, पूरी पॉइंट्स को अच्छे से पढ़िए फिर जवाब दीजिए। चलिए जवाब दीजिए क्या हो सकता है। और आप लोगों ने हिंदी क्लास देखी थी जो आरओ हो, और अब जो यहाँ पर करंट अफेयर्स की क्लासेस लाई जा रही है, देखिए ये कॉन्टिन्यूसली यहाँ पर देखने को बहुत ही चुन चुन के प्रश्न ला रहा हूँ।
मैं डेली क्यों नहीं लाता हूं? डेली ना लाने का रीजन क्या है कि क्वेश्चंस को मुझे पिकअप करना होता है, चूज करना होता है कि कौन सी क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम्स के लिए जरूरी है। कुछ भी नहीं उठा के पढ़ाना है यार, कुछ भी पढ़ाने के लिए तो लोग पढ़े ही, उन्हें बस पैसा कमाना है, बस व्यूज लाना, पैसा कमाना, उनको एक जो पढ़ेंगे पढ़ेंगे। मैं आपके लिए अपनी तरफ से मेहनत कर रहा हूं कि आपको वो मेहनत ना करनी पड़े, छाटने काम मैं कर देना, बस आपको जो पढ़ा है, जो पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। तो यहाँ पर जितने लोगों ने इसका सही जवाब क्या है, देखिए पहले इसका जवाब दे दूं, चलिए इसको करने के बाद आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है, इसे सेक्टर आधारित और जिलों के लेवल पर तैयार किया गया है। मतलब जो आपका वो नीति आयोग द्वारा तैयार किया जो तीसरा है वो से क्या, सेक्टर आधारित, यानी कि किन किन सेक्टर्स के हिसाब से और जिलों के लेवल पे तैयार किया गया। एक पॉइंट यहां से हो गया। इसमें 4 पिलर है, तो यह भी आपका पिछला यहां पर क्या था कि इसमें जो है 5 पिलर है, तो 5 नहीं है भैया, ये गलत हो गया, यानी कि आपका ये पॉइंट क्या है, गलत है, ठीक है। तो ये आप समझ के दूसरे आगे क्या कहता है, तटवर्ती राज्य ने अच्छा प्रदर्शन किया, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक ने टॉप किया। यहां पर क्या था, सबसे ज्यादा तटवर्ती राज्यों ने अच्छा प्रदर्शन किया। अब देखते हैं, ये पॉइंट तो सही लग रहा है, देखते हैं, ठीक है। तो कौन सा असत्य है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है, एक मिनट, यहां पर शायद सत्य होना चाहिए था, यहां पर सत्य होना चाहिए था, ठीक है, वरना जो है यहां आ हटा दो, वरना भी मामला गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि देखो तटवर्ती राज्यों ने अच्छा प्रदर्शन किया, जिसमें क्या, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक इनने टॉप किया। हरियाणा, उत्तराखंड, गोवा इन्होंने जमीन से यानी कि लैंड लॉक कंट्री और हिमालयन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में टॉप किया। तो तटवर्ती का अलग आता है, मैंने बताया ना कि राज्यों को अलग अलग लेवल पे मतलब बांटा जाता है, जिलों के आधार पर, सेक्टर के आधार पर। इसमें स्टेट्स को ए नहीं होता, बस स्टेट्स नहीं, स्टेट्स को अलग अलग कैटेगरी दी गई है कि जो आपका कोस्ट लाइन पे है, जो आपका छोटे राज्य हैं, जो आपके यूनियन टेरिटरीज हैं, कुछ राज्य जो ये क्या नाम है, लैंड लॉक्ड है, मतलब जिनकी सीमा नहीं लगती, तो उस आधार पर बंटवारा किया गया है। तो आपके एक सीमावर्ती के नाम पे ये टॉप किए हैं, और लैंड लॉक्ड और छोटे और उसके आधार पे ये किए हैं। इसमें 99% जिलों को जो है शामिल किया गया। तो यहां पर ये प्रश्न क्या था कि 50% जिलों को, तो ये भी आपका गलत हो गया, ठीक है। इसमें क्या, एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत शामिल किया गया। अगला क्या, भारत के कुल निर्यात का 80% केवल 10 उत्पादों से होता है, जबकि यहाँ क्या गया, कुल निर्यात का 5 उत्पादों से होता है। नहीं माय डियर, 80% भारत का कुल जो निर्यात होता है उसका 80% केवल 10 उत्पादों से होता है। सोचिए, मात्र 10 उत्पाद जो है निर्माण का। तो यहाँ इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। इसीलिए इसका सही जवाब हो जाएगा बी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आईटी हार्डवेयर के लिए उत्पादन संबंधित प्रोत्साहन, ठीक है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, ठीक है, PLI 2.0, ठीक है, इसका जो है यहां पर कितने सालों तक प्रोत्साहन दिया जाएगा। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव जो है एक हमारी सरकार ने शुरुआत किया है, अभी आगे एक स्लाइड में आप देखेंगे उसके बारे में। उसमें आप जो इंडस्ट्रीज है उसको प्रोत्साहन दिया जाता है। अब जैसे ये आईटी हार्डवेयर के लिए यहाँ पर जो कंपनियां आईटी संबंधी प्रोडक्ट्स इंडिया में बनाएंगी, जो आईटी हार्डवेयर में यूज होता है, उनको दिया जाएगा। तो ये कितने सालों तक जो है ये प्रोत्साहन राशि आपको दी जाएगी, इसका सही जवाब है 6 साल। जी भैया, 6 साल के लिए आपको दी जाएगी। आइए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं अच्छे से। तो PLI जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव की शुरुआत अगर आप देखा जाए 2020 में की गई थी। इससे बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है। ये किसके अंतर्गत होता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ माइटी क्या होता है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड का माइटी जो है, चलिए मैं भूल रहा हूं, आप लोग जानते हैं। यह कुल वर्तमान में यह कुल 14 निर्माण सेक्टर में दिया जा रहा है। कुल कितने, 14 निर्माण सेक्टर में दिया जा रहा है। और देखिए इसके लिए आपको जो इंसेंटिव देना है, इंसेंटिव किस आधार पर देना है, तो उसके लिए कैलकुलेशन किया जाता है। उस कैलकुलेशन के लिए जो 2022-23 की आपकी बिक्री थी, उस बिक्री के आधार पर आपका जो है एक कैलकुलेशन किया था, बेस ईयर 2022-23 को लिया जाता है। उसके बाद आपकी बिक्री कितनी बढ़ रही है, आपका प्रोडक्शन कैसा हो रहा है, उस हिसाब से आपको इंसेंटिव देने का यहां पर जो है निर्णय लिया जाता। और अधिकतम कितना, 6 साल, ठीक है, 6 साल। और भारत में उत्पादित होने चाहिए वो प्रोडक्ट, तो आपको तभी ये इंसेंटिव मिलेगा। अधिकतम 6 साल तक और भारत में उत्पादित होने पर ही ये इंसेंटिव आपको मिल पाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भूमि सम्मान अवार्ड 2023 कितने राज्यों को दिया गया, चलिए बताइए। भूमि सम्मान अवार्ड 2023 कितने राज्यों को दिया गया, चलिए जवाब दीजिए। चलिए फटाफट प्रश्नों करते हैं। तो जितने लोगों ने यहां पर क्या, 9 राज्यों को दिया गया, यानी कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा माय डियर। जितने लोगों ने यहां क्या सी जवाब दिया था वो समझ लीजिए सही। आगे बढ़िए, क्या ये डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम,
यानी कि जो आपकी पहले भू रिकॉर्ड होते थे, क्या होते थे, कागजों पे होते थे, बहुत बड़े बदलाव होते, गांव के लेखपाल जो है उसमें बहुत बड़ा खेल कर देते थे। मतलब जीवित व्यक्ति का भी मृत्यु प्रमाण पत्र बन जाता था, उसकी जमीन जो है दूसरे को ट्रांसफर हो जाती तो बेचारा परेशान रहता था। कितने लोगों को पता ही नहीं रहती थी कि मेरी जमीन कहाँ है। तमाम चीजों को हल करने के लिए, पूरी चीजों को ऑनलाइन लाने के लिए डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम जो है 2016 से जो है सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा किया गया था। और इसमें कई राज्यों ने अच्छा प्रदर्शन किया। यूपी में भी काफी अच्छे तरीके से हो चुका है, बिहार में भी हो रहा है। कई राज्य जो पिछड़े हैं लेकिन सब अच्छे तरीके से, तेलंगाना भी बहुत अच्छा काम किया है। और ये देखिए रूरल डेवलपमेंट मंत्रालय के अंतर्गत जो ये पूरी योजना है वो काम कर रही है। ठीक है, डीपीआईआईटी औद्योगिक लाइसेंस को 3 साल से बढ़ाकर कितने सालों का कर दिया। पहले आपको जो लाइसेंस मिलती थी वो केवल 3 साल के लिए मिलती थी, अब इसको बढ़ा करके कितने सालों का कर दिया गया है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, चलिए बताइए। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया, आइए इसको देखिए। भारत में व्यापार को अधिक सरल बनाने, ईज ऑफ बिजनेस करने के लिए अब आपको 15 साल तक लाइसेंस कर दिया गया। तब जो आप लाइसेंस लेते थे पहले महज जो है 3 साल का होता था, उसे बढ़ा करके अब कितना 15 साल का कर दिया गया। तो इसका सही जवाब क्या होगा, 15 साल कर दिया गया। आइए आगे और पॉइंट को देखते हैं। लाइसेंस मिलने के 15 साल तक वह व्यक्ति अगर कोई कमर्शियल उत्पादन नहीं करता है तो इसे संबंधित मंत्रालय द्वारा 3 साल के लिए और बढ़ाया जा सकता है। मतलब आपने लाइसेंस ले लिया लेकिन आप काम नहीं कर पाए, आपको ऐसे तमाम दिक्कतें हो गई, तो आपको सहूलियत के लिए कि ठीक है आप कुछ नहीं कर पाए, आप लाइसेंस लिए, उसमें पैसा खर्च किए, इन सब चीजों को देखते आपको 3 साल के लिए उसे एक्सटेंड किया जा सकता है। लेकिन कब, जब आप उत्पादन नहीं कर पाए। अगर आप सब कुछ कर रहे हैं तो नो एक्सटेंशन, यू हैव टू पे इट अगेन और यू हैव टू गेट इट विथ नॉर्मल प्रोसीजर। निम्न टाइगर रिजर्व को टाइगर जनसंख्या घनत्व के हिसाब से जो है आपको किसमें आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, चलिए बताइए। अब देखिए यहां पर दुधवा, बांदीपुर, जिम कॉर्बेट, बांधवगढ़, ये सारे के सारे टाइगर रिजर्व है। ठीक है, इनको आपको आरोही क्रम में यानी क्या घटते से बढ़ते हुए क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। तो 2 1 3 4 यानी क्या बांदीपुर, दुधवा, जिम कॉर्बेट या बांधवगढ़, 4 2 1 3 या फिर 1 4 2 3 या फिर 1 3 2 4। आइए अगली स्लाइड में हम लोग बहुत व्यवस्थित देखेंगे। आप लोग पहले जवाब दे दीजिए, आपको मैं यहां पर 10 सेकंड और देता हूं, फिर हम लोग अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। क्लास अगर अच्छी लग रही हो माय डियर, लाइक जरूर से जरूर कर दिया करें। मैं बहुत नहीं कहता हूं इन सब चीजों को। देखिए आपके लाइक करने से, कमेंट करने से ये मुझे लगता है कि हाँ मतलब आपको पसंद आ रहा है। बेसिकली मतलब ये होता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्लास लाना इतना आसान नहीं होता है। मैं फिर कह रहा हूं कि छाटने काम मैं कर देता हूं, आपको बस पढ़ के उसका जो अगर कुछ जरूरी चीजें लगे उसका नोट्स बनाओ, बाकी काम मैं कर दे रहा हूं, उसके लिए लाइक तो बनता है। देखिए अब समझिएगा, अभी उसका सही जवाब जिम कॉर्बेट में कितने हैं 260, यहां पर कितने 150, नागरहोल 141, बांधवगढ़ 135, दुधवा 135। ठीक है, तो यहां पर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 1 4 2 3। जितने लोगों ने यहां पर क्या 1 4 2 3 यानी क्या दुधवा, फिर उसके बाद क्या है बांधवगढ़, फिर बांदीपुर, फिर जिम कॉर्बेट। तो जिम कॉर्बेट में घनत्व सबसे ज्यादा है। आपके जो है आपके देश में कुछ टाइगर रिजर्व ऐसे हैं जहां बाघ है ही नहीं। ये पॉइंट आप लोग को जान के हैरानी होगी, तो आप नाम जानिए। डाम्पा जो आपके मिजोरम में है, कामलांग जो आपके अरुणाचल प्रदेश में है, कावल जो आपके तेलंगाना स्टेट में है, सतकोसिया जो आपके उड़ीसा में है, और सह्याद्री जो आपके महाराष्ट्र में है। ये कुछ ऐसे टाइगर रिजर्व है जहां पर बाघ है ही नहीं। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो टॉप स्टेट्स देखा जाए बाघों की जनसंख्या के हिसाब से, ये जरूर याद रखना, इस साल बाघ बहुत ही ज्यादा न्यूज में रहा था, इसलिए ये प्रश्नों को बहुत अच्छे समझो। बता बहुत चुन चुन के ला रहा हूं। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है, पहले 526 थे, अब 785 हो गए। उसके बाद कर्नाटक आता है 563, 524 थे, फिर 442 से 560, 312 से 444, 264 से 306। ठीक है, और ये आपके कुल आपके भारत में 53 टाइगर रिजर्व है। आज के डेट तक की बात कर रहा हूं, आज के डेट तक की बात कर रहा हूं, 53 है। और कुल आपके भूभाग का 2.3% ऐसा है जिन पर टाइगर रिजर्व जो है स्थित है। और विश्व की कुल जनसंख्या का 75% जो जंगली बाघ है वो आपके भारत में पाए जाते हैं। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही चुन चुन के पॉइंट्स है, आप लोग को जानना चाहिए। एक भी पॉइंट इसमें से नहीं है जो आप मिस कर दो। चलो बताओ, जापान और भारत के मध्य विशाखापत्तनम के तट पर आयोजित 7वां सामुद्रिक अभ्यास का नाम क्या है? 7वां सामुद्रिक अभ्यास यानी 7वां एडिशन था। बताओ इसका सही जवाब क्या होगा।
तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया जी भैया, आइए अगले पॉइंट में देखते हैं, स्लाइड में आप समझ जाएंगे। तो भैया क्या नाम था, जिमैक्स, जिमैक्स 23। देखो सेल्वेक्स का 7वां एडिशन इंडियन नेवी और यूएस नेवी के बीच हुआ, जो आपके कोची के तट पर हुआ था। और नोमेडिक एलिफेंट 2023 से आपके इंडिया मंगोलिया मिलिट्री जो आपके एक्सरसाइज से संबंधित है। तो यहाँ पे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, जिमैक्स 2023 का जिमैक्स 23। चलो भैया अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बाघ रिजर्व के 5वें प्रबंधन प्रभावशाली आकलन के संबंध में सत्य कथन कौन सा है। यहाँ 3 कथन दिए गए हैं, तीनों को पढ़ के बताइए इन तीनों में सत्य कथन आपको कौन सा लग रहा है, जवाब दीजिए। इसमें कुल 53 रिजर्व का आकलन किया गया। पेरियार का बाघ रिजर्व सबसे ज्यादा अनुरक्षित है, पेरियार बाघ रिजर्व आपके केरला वाला, और कोई भी रिजर्व खराब ग्रेड में नहीं है। चलिए बताइए यहाँ पे इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहां पर क्या भी जवाब दिया उस सही कर ले। आइए अगले स्लाइड में हम लोग अच्छे से जानेंगे। इसमें भैया 51 टाइगर रिजर्व को ही सम्मिलित किया गया है, क्योंकि आपके जो रामगढ़ और रानीपुर जो दो नए टाइगर रिजर्व इसी साल बनाए गए उनको नहीं शामिल किया गया, क्योंकि अभी उससे भैया नए उसमें क्या ही मैनेजमेंट देखा जाए। इसमें जो है केरला का जो पेरियार मैंने बताया वो सबसे अच्छा मैनेजमेंट माना गया। देखिए यहाँ पर आप लोग इस पॉइंट को समझिएगा, 12 रिजर्व को एक्सीलेंट कैटेगरी में रखा गया, वहीं 21 को वेरी गुड में रखा गया, वहीं 13 को गुड में रखा गया, 5 को फेयर में रखा गया, और इस प्रकार से इन सारे को जो है रखा गया। कोई भी भैया देखिए यहाँ पर पुअर कैटेगरी में नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज, यानी सभी काम अच्छा कर रहे हैं, बस उनमें ऊपर नीचे है, मतलब पढ़ सब रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं पढ़ रहे हैं कि 1 घंटा पढ़ के 4 घंटा मोबाइल नहीं चला रहे हैं, ठीक है, पढ़ सब रहे, इसे समझिए। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पॉइंट आप लोग को भूलना नहीं है। सरकार ने क्या किया है, जो प्रोजेक्ट एलिफेंट आपका चलता था और प्रोजेक्ट टाइगर, उन दोनों को मर्ज कर दिया है। जी भैया उन दोनों को मर्ज कर दिया। अब जो प्रोजेक्ट एलिफेंट और प्रोजेक्ट टाइगर आपको नहीं सुनने को मिलेगा, अब दोनों एक साथ बन चलेंगे, उसके लिए एक अलग पूरी संगठन ही पूरा सिस्टम ही बना दिया गया है। बस आपको ये पॉइंट ज्यादा अच्छे से जानने की जरूरत है, बाकी तो इतना ज्यादा इससे आगे पूछेगा नहीं। जंगल 7वीं अनुसूची के अनुसार जंगल यानी कि फॉरेस्ट किस लिस्ट में जो है सम्मिलित है, बताइए। केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, या फिर बी यानी राज्य और समवर्ती सूची दोनों में, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया, समवर्ती सूची में। जी भैया इस पर केवल केंद्र सरकार ही क्या कानून बना सकती है। आइए थोड़ा सा जानते हैं, है कुछ जानने लायक कि नहीं, अगली स्लाइड में देखते हैं। तो देखिए फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023 यहां पर लाया गया। ये बिल आने की वजह से मैंने कहा बहुत से लोग इस चीज को नहीं जानते, उन्हें पता होना चाहिए। अब उसका नाम बदल करके पहले जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन, अब नए अमेंडमेंट के साथ इसका नाम हो गया वन संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम, ठीक है, ये नाम कर दिया गया। और इसको लाने का जो पूछा गया ना कि मुख्य उद्देश्य क्या था, तो वन और पेड़ों की संख्या में वृद्धि करना इसका मुख्य उद्देश्य है। पृथ्वी पर प्लास्टिक ओवरशूट डे मनाया गया। अभी अगली स्लाइड में से बहुत डिटेल में जानेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोग बहुत ही अच्छे से समझना है। पहले इसका सही जवाब देते हैं, फिर अगले प्रश्न में हम लोग देखेंगे क्या है इसका सही जवाब, ठीक है। चलिए देखते हैं, चलिए बताइए भैया। अब बाकी जो यहाँ पर हिंदी की क्लासेस चल रही है माय डियर, बाकी जो आप लोग को साइंस की क्लासेस देखने को मिल रही है, ठीक है, और साथ ही साथ रीजनिंग की मैं कह रहा हूं लेकर के आऊंगा। इसके बाद मैं आप लोग के लिए पॉलिटी की क्लासेस कह रहा हूं लेकर के आऊंगा। तो ये सारी चीजों के लिए आप लोग भैया किस चीज का इंतजार कर रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो इसे, तब आपको सारी चीजें मिलेंगी। लाइक करो, मुझे पता लगेगा कि कम से कम आपको चीजें अच्छी लग रही हैं, तो ये सब करो माय डियर। तो देखो अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। 28 जुलाई को, पहले इसका जवाब दे देते हैं, फिर हम लोग जो है अच्छे से देखेंगे। तो 28 जुलाई यानी कि 20 इसका सही जवाब है। आइए सारे पॉइंट्स को पढ़ते हैं, फिर हम लोग क्लास इसके बाद आखिरी प्रश्न करते खत्म करते हैं। 28 जुलाई 2023 को पृथ्वी पर प्लास्टिक ओवरशूट डे मनाया गया, ठीक है। यह वर्ष का वह समय होता है जिस संपूर्ण विश्व में उत्पादित प्लास्टिक अपशिष्ट की मात्रा अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली की क्षमता से अधिक, यानी कि जो मैनेजमेंट, यानी क्या होता है जो उसका रिसाइकिल किया जाता है उससे ज्यादा हो जाते हैं। ओवरशूट मतलब क्या हो गया कि आप गए हैं, आप पढ़ने बैठे, 8 घंटे की आपकी क्षमता है, लेकिन आप 9 घंटा पढ़े, तो 9 घंटा जैसे होगा 8 घंटे के बाद क्या होगा, यहां घुसेगा नहीं, बस चला जाएगा। टाइम 9 घंटा गया, लेकिन पढ़ाई की क्षमता एफिशिएंसी 8 घंटा की थी।
समझ गए, बहुत सरल अर्थ में बता दिया। विश्व के 52% कुबर्धीन प्लास्टिक अपशिष्ट के लिए 12 जिम्मेदार देश, यानी कि जो पूरे वर्ल्ड में 52% जो आपका प्लास्टिक जो सही से क्या मैनेज नहीं होता है उसके लिए 12 देश जिम्मेदार है। उसमें से आपका जो है आप देखिए 12 देश कौन से हैं, चीन है, देखिए भारत भी शामिल है, यहां बहुत अच्छे पॉइंट बता रहा हूं, चीन है, ब्राजील, इंडोनेशिया, थाईलैंड, रूस, मैक्सिको, ईरान, कांगो लोकतांत्रिक, सऊदी अरब भी सम्मिलित है, अमेरिका तक है, कजाकिस्तान और भारत भी है, ठीक है, ये जानिएगा। उसके बाद अगला पॉइंट है करीब 98% से ज्यादा जो आपके यहाँ प्लास्टिक का अपशिष्ट है वो सही से मैनेज नहीं होता है। इस आधार पर भारत MWI में चौथे स्थान पर आता है, यानी क्या मिस मैनेज वेस्ट इंडेक्स, ये इंडेक्स लाया जाता है प्लास्टिक को लेकर के, कौन सा देश जो है प्लास्टिक को लेकर के सही से जो है उसे मैनेज नहीं कर रहा है। और आखिरी पॉइंट कह रहा है कि देश में प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन इसकी अपशिष्ट प्रबंधन क्षमता से अधिक होने के लिए भारत के लिए यह पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, 6 जनवरी 2023 को प्लास्टिक ओवरशूट डे मनाया गया। प्रश्न आपको घुमाएगा, घूमना नहीं है। 6 जनवरी को भारत का है, 28 जुलाई को विश्व का है, दोनों पॉइंट समझना। अब बाकी मैंने आपको सारी चीजें बता दी जो आपके लिए जानने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी थी। आइए आज का आखिरी प्रश्न, क्लास खत्म, जवाब दीजिए, खत्म करेंगे, फिर मिलेंगे दूसरी क्लास में। इससे पहले जो क्लासेज हुई है नहीं देखा देख लो, बहुत चुन चुन के प्रश्न ला रहा हूं। 2023 खत्म हो रहा है, 24 में जितने पेपर होंगे जनवरी से लेके सारे, इन सारी क्लास जो मैं लेकर के आऊं देखते तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन ने किस देश को हरित यात्रा 2050 के अंतर्गत प्रथम देश चुन लिया है? मतलब यहां पर प्रश्न मुझे लग रहा थोड़ा सा अनकरेक्ट, मतलब करेक्ट नहीं है, जिसमें कह रहा है कि इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन ने किस देश को हरित यात्रा 2050 के अंतर्गत प्रथम देश के रूप में चुना। मतलब वह कौन सा देश है जो प्रथम देश बन गया है जिसे इसने अपनी जो ये क्या नाम है हरित यात्रा 2050 का जो इसका काम करना उसके में चुना गया। तो इसका सही जवाब भैया भारत। क्या है? भारत। आइए देखते हैं इस पॉइंट को, क्लास खत्म करते हैं। अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO ने भारत को चुना है और भारत सरकार ने भी 2030 तक क्या लक्ष्य रखा है कि वो हरित शिपिंग का लक्ष्य, यानी क्या जो उसका प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन करो माफ करेगा, उत्सर्जन होता है, एमिशन होता है शिपिंग के जरिए, वो जो है कम करना है। देखिए भारत के कुछ पोर्ट्स को हाइड्रोजन गैस का केंद्र बनाए जाने की बात सरकार ने की है। उन्होंने कहा 2030 तक हम ऐसा कर लेंगे और 2030 तक उन्होंने करीब जो है हाइड्रोजन गैस के उत्पादन को 30% तक या पूरी गैस का शायद 30% तक ले जाने का ऐसा कुछ लक्ष्य रखा है। और शिपिंग उद्योग विश्व के कुल ग्रीन हाउस गैस एमिशन का 2.89% है, करीब लगभग 3% जो आपके विश्व का ग्रीन हाउस गैस एमिशन होता है, करीब 3% अकेले शिपिंग इंडस्ट्री माने क्या, जो आपके क्रूज चलते हैं सामान, मतलब आपके समुद्र में जो चीजें चलती हैं सब शिपिंग इंडस्ट्री के अंतर्गत आती हैं। तो चलिए अब समय नहीं गवाते हैं, क्लास को खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। क्लास अच्छी लगी हो फिर से एक बार लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए मजेदार क्लासेज के। इससे पहले जो 5 क्लासेज हुई नहीं देखिए, करंट अफेयर्स के देखिए, साइंस की क्लासेज चल रही देखिए, हिंदी क्लासेज चल रही देखिए, रीजनिंग क्लासेज भी इसी चैनल पर, पॉलिटिक्स क्लासेज भी इसी चैनल पर, और हिस्ट्री जो मैंने पहले पढ़ाया हुआ आधुनिक भारत इतिहास उसके क्लासेस तो आप चाहे जब देख लेना, वो हर एग्जाम में, हर साल के एग्जाम में वो जान के चलो रामबाण है। तो इसी साथ बाय बाय, टाटा, सी यू, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ गुड डे, बाय बाय।